एपिसोड 106। मुझे एक छोटा भाई मत कहो। मेरे पास तुम जैसा हारा हुआ बड़ा भाई नहीं है। आज जो भी अभय सिन्हा को सबक सिखाने से रोकेगा, मैं उसे पीट दूंगा। तनु जैन ने यंग मास्टर जय को ठंडी नजर से देखा। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी और जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। तनु जैन ने अभी अपने बड़े भाई को बिना झिझक के रास्ते से हटा दिया था। उसके दिल में उसने कभी यंग मास्टर जय को अपना बड़ा भाई नहीं माना। यंग मास्टर जय उसके लिए सिर्फ एक हारा हुआ था, जिसका कोई भविष्य नहीं था। एक हारे हुए की बात उसे क्यों सुननी चाहिए? भैया अभय, सॉरी, मैं उसे रोक नहीं सका। मेधा को लेकर अभी भाग जाओ। यंग मास्टर जय ने होठों पर ताजा खून के साथ अपराध बोध से कहा। उसके दिल में बहुत पछतावा था। वो आज अभय को स्पा में मजा करवाने लाया था, लेकिन तनु जैन से भिड़ंत हो गई। अगर तनु ने अभय की टांगे तोड़ दी तो वो जिंदगी भर पछताएगा। जय, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई नीच है जिसने तुम्हें भी मारा। क्या पागलपन है? अभय ने हल्की स्माइल दी और उसे सांत्वना दी। उसे पता था कि यंग मास्टर जय अपराध बोध महसूस कर रहा है, तो उसने उसे ढाढ़स बंधाया। भले ही यंग मास्टर जय और तनु जैन भाई थे, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। यंग मास्टर जय दोस्ती को बहुत अहमियत देता था, जबकि तनु जैन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला नीच था। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अगर यंग मास्टर जय एक अच्छे दिल वाला इंसान था, तो तनु जैन शैतानी दिल वाला मर्द था। उसने फैसला किया कि वो इस हरामी को बाद में सबक सिखाएगा, मेधा और यंग मास्टर जय का बदला लेने के लिए। तुमने अपने बड़े भाई को भी पीटा, तुम नीच हो। अभय ने मुड़कर तनु जैन को गाली दी। वो पहले तनु जैन के माता पिता को गाली देना चाहता था, लेकिन याद आया कि उसके माता पिता यंग मास्टर जय के भी माता पिता हैं। वो यंग मास्टर जय का दोस्त था, तो उनके माता पिता को गाली नहीं दे सकता था। इसलिए उसने सिर्फ तनु जैन को गाली दी। अभय सिंह, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कई लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन आखिर में उनकी ही टांगे टूटी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सब जाओ और इसे पकड़ो। मैं खुद इसकी टांगे तोड़ना चाहता हूं। तनु जैन ने जोर से हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े दर्जन सिक्योरिटी गार्ड से कहा। वो बहुत गुस्से में था कि अभय ने उसे नीच कहा और बदला लेना चाहता था। यंग मास्टर जय जैसे अमीर लड़के के लिए, जिसने भी उसे गाली दी, उसे मरना चाहिए और उसे तड़पाना चाहिए। हाँ, छोटे मास्टर। सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स डंडे हाथ में लिए अभय की ओर बढ़े। उनकी नजरों में वो लंबे और तगड़े थे। उनके सामने वाले इस जवान लड़के को आसानी से खत्म कर सकते थे। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करें और छोटे मास्टर को खुश करें, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने डंडे लहराए और अभय के सिर की ओर निशाना साधा। पेंग पेंग। अभय ने अचानक अपने बाएं पैर से दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पेट पर लात मारी। वो हवा में उछलकर जमीन पर जोर से गिरे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वो जमीन से उठ नहीं सके। सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों से डंडे भी छूट गए। सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अभय ने एक ही लात से दो सिक्योरिटी गार्ड्स को उड़ा दिया। जेड फिंगर एम्परर के सिक्योरिटी गार्ड्स सब लड़ाई में माहिर थे, लेकिन वो तुरंत हार गए। सब जाओ और इसे पकड़ो। तनु जैन ने जोर से हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया। दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स ने शैतानी स्माइल दी और डंडे हाथ में लिए अभय को घेर लिया। वो गुस्से में थे कि अभय ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स को लात मारकर उनकी बेइज्जती की थी छोटे मास्टर के सामने। उन्होंने अभय को कातिलाना नजरों से घूरा। सावधान भैया अभय, मेघा ने चिल्लाया जब उसने देखा कि दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभय को घेर लिया। उसे डर था कि अभय को चोट लग जाएगी। बदकिस्मती से वो एक कमजोर औरत थी जो अभय की कोई मदद नहीं कर सकती थी और सिर्फ बेबस खड़ी रह सकती थी। यंग मास्टर जय भी घबराहट से देख रहा था। उसे डर था कि अभय को चोट लगेगी, लेकिन वो खुद घायल था और मदद करना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स अपने घायल भाइयों का बदला लेने को बेताब थे। उन्होंने एक साथ अपने डंडे उठाए और अभय की ओर लहराए। अभय तेजी से बिजली की तरह हिला और सिक्योरिटी गार्ड्स के हमलों को चकमा दिया। चाहे वो किसी भी दिशा से आए, वो अपने डंडे उस पर नहीं मार सके। पट 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 पट। अभय ने हर मुक्के और लात से एक एक को गिरा दिया। पल भर में अभय को घेरने वाले सारे शैतानी सिक्योरिटी गार्ड्स जमीन पर थे। कितना तगड़ा! दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभय को डर भरी नजरों से देखा, जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। भैया अभय बहुत तगड़े हैं।
तनु जैन भी हैरान था। उसे नहीं लगा था कि अभय इतना तगड़ा होगा। मेघा की आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। औरतों को ताकतवर मर्द स्वाभाविक रूप से पसंद आते हैं। बेशक, हैरान मेघा के अलावा यंग मास्टर जय भी हैरान था। उसकी हैरानी फिर खुशी में बदल गई। भैया, अभय बहुत गजब के हैं। भले ही जैन परिवार के लोग मारे गए हों, यंग मास्टर जय खुश था। तनु जैन ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स को अभय ने गिरा दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। अभय उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा था। लेकिन तनु जैन परेशान नहीं था। वो ताइक्वांडो में लेवल 4 था और बहुत तगड़ा था। भाई, तुम में कुछ हुनर है। तनु जैन ने अपनी शर्ट उतारी, अपनी मजबूत मांसपेशियां दिखाई और अभय की ओर बढ़ा। उसने फैसला किया कि वो इस जवान लड़के से खुद निपटेगा। हां, तनु जैन ने जोर से चिल्लाया और अपने दाएं हाथ से तेज मुक्का मारा। पेंग! अभय ने सबकी हैरान नजरों के सामने तनु जैन की मुट्ठी को एक हाथ से पकड़ लिया। चाहे तनु जैन कितना भी जोर लगाए, वो अपनी मुट्ठी हिला नहीं सका। घुटने टेको! अभय ने अचानक अपने दाएं पैर से तनु जैन के घुटने पर लात मारी। तनु जैन का घुटना खटाक की आवाज के साथ टूट गया। वो चीखा और अभय के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। पहले तनु जैन ने अभय से घुटने टेककर माफी मांगने को कहा था। जाहिर है, अभय ने उसका जवाब उसी तरह दिया और तनु जैन को घुटने टेकवाए। सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अभय ने एक ही चाल से तनु जैन को हरा दिया। उनके चेहरों पर डर दिखा जब उन्होंने तनु जैन को अभय के सामने घुटनों पर देखा। तनु जैन को पीट दिया गया। अब मामला गंभीर हो गया था। एपिसोड 107। बूथ में लड़ाई की आवाजें बहुत तेज थी और इससे दूसरे बूथ के लोग आकर्षित हो गए। लोग आए और प्लम ब्लॉसम हॉल के बाहर जमा हो गए। हंगामा देखना स्वाभाविक था। लेकिन जब उन्होंने जैन परिवार के छोटे मास्टर को एक जवान लड़के के सामने घुटनों पर देखा तो वो हैरान रह गए। क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है? क्या वो जैन परिवार का छोटा मास्टर नहीं है? वो घुटने क्यों टेक रहा है? हाँ, छोटा मास्टर जैन परिवार का वारिस है। इस जवान लड़के ने उसे घुटने टिकवाने की हिम्मत कैसे की? क्या ये मरना चाहता है? मैं जेड फिंगर एम्परर में लंबे वक्त से आ रहा हूं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने छोटे मास्टर को किसी के सामने घुटने टेकते देखा। आसपास के लोग जोर शोर से बात कर रहे थे और तनु जैन को हैरानी से देख रहे थे। तनु जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने लोगों की बातें सुनी और उनकी शैतानी नजरें महसूस की। उसकी आंखें जलती हुई आग से भरी थी। सबके सामने घुटने टेकना एक मर्द के लिए सबसे बड़ा अपमान था। अगर नजरें मार सकती तो अभय अब तक लाख बार मर चुका होता। बदकिस्मती से नजरें नहीं मार सकती तो तनु जैन बस घुटनों पर रह सकता था। वो नाराज और गुस्से में था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके घुटने टूट चुके थे और उसका शरीर अभय ने दबा रखा था। वो खड़ा होने की हालत में नहीं था। मुझे उठने दो, तनु जैन ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा शैतानी से भरा था। तनु जैन जैन परिवार का छोटा मास्टर था और जैन परिवार का अगला वारिस था। लेकिन अब जैन परिवार का भविष्य का वारिस एक जवान लड़के के सामने घुटनों पर था। अगर यह बात फैल गई तो तनु जैन की इज्जत को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये तनु जैन के परिवार के मुखिया बनने की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता था। अभय सिन्हा को मरना चाहिए। तनु जैन का चेहरा गुस्से से लाल था और वो अभय को लाख टुकड़ों में चीर देना चाहता था। बदकिस्मती से दूसरा बहुत तगड़ा था और वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसने रुककर नहीं सोचा। अगर उसने अभय को उकसाया ना होता तो उसे चोट क्यों लगती? मैं तुम्हें क्यों उठने दूं? मैं जैन परिवार का छोटा मास्टर हूं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो पूरे पूर्वांचल शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तनु जैन, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तनु जैन की धमकियां सुनकर अभय ने ठंडी स्माइल दी। उसकी आंखों में ठंडक की चमक दिखी। उसे धमकियां सुनना नापसंद था, खासकर किसी नीच से। मुझे तुरंत छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तनु जैन का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें कातिलाना इरादों से भरी थी। ये अमीर बच्चे अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। आज वो बहुत शर्मिंदा हुआ था। बिना इज्जत के चेहरे के दूसरों का उसका सम्मान करना और उसका पीछा करना मुश्किल होगा। वो सबके लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। थप्पड़! तनु जैन की धमकियों के जवाब में अभय ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। तुरंत उसके चेहरे पर हाथ का निशान बन गया। ये मेघा के लिए है। अभय ने अपनी हथेली छुई और हल्के से कहा, भैया, अभय ने मेरे लिए तनु जैन को पीटा। मेघा कांप गई और बहुत भावुक हो गई।
ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब कोई मर्द उसके लिए ऐसा खड़ा हुआ। इस पल मेघा के अभय के प्रति भाव बदल गए। कृतज्ञता के अलावा कुछ और भी था। तुमने मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत की। तनु जैन का चेहरा सूजा हुआ और शैतानी था। वो अभय से अपने पूरे दिल से नफरत करता था। इस हरामी ने न सिर्फ उसे घुटने टिकवाए बल्कि थप्पड़ भी मारा। उसे पता था कि उसने कई लोगों के सामने अपनी इज्जत खो दी। चेहरे पर थप्पड़ पड़ना बहुत शर्मनाक था। हाँ, मैं तुम्हें मार रहा हूं। तुम जैन परिवार के छोटे मास्टर की पहचान का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करते हो। तुमने न सिर्फ मेघा को मारा बल्कि उसका रेप भी करना चाहा। तुमने अपने बड़े भाई को भी लात मारी। तुम जैसे नीच बिना नैतिकता वाले को मार पड़नी ही चाहिए। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए तनु जैन के चेहरे पर गाली दी। उसने जानबूझकर जोर से बोला ताकि आसपास के लोग उसकी बात सुन सकें। जेड फिंगर एम्परर स्पा में आने वाले सभी लोग प्रभावशाली और अहम थे। ये सब अपने अपने क्षेत्रों में बड़े लोग थे। कुछ कंपनियों के सीईओ थे तो कुछ रियल एस्टेट के मालिक और बैंकर। ये सब अच्छे कनेक्शन वाले लोग थे जो आसानी से उसकी पहचान पता कर सकते थे। अभय को पता था कि तनु जैन को पीटने के बाद हिमशिखर कॉरपोरेशन के कर्मचारी के रूप में उसकी पहचान जल्दी सामने आ जाएगी। इन लोगों को अपनी कंपनी के बारे में गलत राय न बनाने देने के लिए उसने तनु जैन की नीच हरकतों को उजागर करने का फैसला किया। इस तरह भले ही उसने तनु जैन को पीटा, वो इंसाफ कर रहा होगा। उस पर इल्जाम नहीं लगेगा और शायद उसकी तारीफ भी हो। वो न सिर्फ मेधा और यंग मास्टर जय का बदला लेना चाहता था बल्कि शालिनी की कंपनी की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहता था। अभय की बातें सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए। पहले वो तनु जैन के लिए दुखी थे और अभय को नापसंद करते थे, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद उन्हें लगा कि अभय का काम शानदार था। तनु जैन जैसे नीच से निपटने का एकमात्र तरीका उसे पीटना था। उस पल अभय इंसाफ का प्रतीक बन गया और तनु जैन अपराधी। ये अभय की आम रणनीति थी कि वो हालात को अपने पक्ष में कर ले। उसने नैतिक ऊंचाई ले ली थी। उसके पास न सिर्फ जबरदस्त लड़ाई की स्किल थी बल्कि बुद्धि भी थी। यही वजह थी कि वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग और शासक बन सका। अभय सिंह, तुम हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आसपास के लोगों की तिरस्कार भरी नजरें देखकर तनु जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पता था कि पूर्वांचल शहर में उसकी इज्जत खत्म हो गई। ऊंचे समाज के किसी शख्स के लिए पैसा सबसे अहम नहीं होता। इज्जत और सम्मान ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना अच्छी इज्जत के सब तुम्हें हल्के में लेंगे और तुम्हारे साथ काम करने से मना कर देंगे। तुम अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। अभय ने ठंडी स्माइल दी और उसकी आंखों में ठंडक की चमक दिखी। उसे लगा कि उसने तनु जैन को हल्का थप्पड़ मारा था। ये लड़का अभी भी अपनी औकात नहीं समझ रहा था। वो उसके सामने घुटनों पर था, लेकिन फिर भी ताकतवर होने का ढोंग कर रहा था। थप्पड़ 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 अभय ने हाथ उठाया और तनु जैन के चेहरे पर दर्जनों थप्पड़ मारे। तनु जैन का चेहरा लाल और सूजा हुआ हो गया। वो चक्कर खा रहा था। मुंह में खून था, यहां तक कि उसके कुछ दांत भी मुंह से उड़ गए। वो बहुत दयनीय लग रहा था। तनु जैन को लगा कि वो अभय के थप्पड़ों से मर जाएगा। सबक सीख लिया? अभय ने ठंडी स्माइल दी और तनु जैन से पूछा। इस वक्त तनु जैन चक्कर और भ्रम में था। वो अभय के सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। लगता है तुमने अभी सबक नहीं सीखा, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ देता हूं। अभय ने ठंडी स्माइल दी और तनु जैन की टांगों की ओर जोर से लात मारी। खचाक खचाक। तनु जैन ने दर्द भरी चीख मारी जब उसकी टांगें टूट गई। उसका चेहरा दर्द से भर गया। राक्षस, ये राक्षस है। वो डर गया, बहुत डर गया। एपिसोड 108। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं? अभय सिंह ने ठंडी स्माइल दी और तनु जैन से पूछा। जब तक तनु जैन हाँ नहीं कहता, वो इस लड़के को पीटता रहेगा। हाँ, मान रहा हूं। अभय की ठंडी आंखें देखकर तनु जैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस वक्त तनु जैन डर से भरा हुआ था। समझदार लोग हालात के खिलाफ नहीं लड़ते। उसे पता था कि अगर उसने ना कहा तो उसकी खैर नहीं। तनु जैन, तुम अब मान रहे हो तो घुटने टेको और हारा हुआ गीत गाओ। टीएल, ये एक गीत है जो लोग हारने के बाद गाते हैं। अभय ने ठंडी स्माइल दी और तनु जैन से कहा। क्या? घुटने टेककर हारा हुआ गीत गाना? तनु जैन का चेहरा बहुत खराब हो गया। सबके सामने अभय के लिए घुटने टेककर गीत गाना,
वो फिर कभी पूर्वांचल शहर में घूम नहीं सकेगा और हंसी का पात्र बन जाएगा। अगर तुम नहीं गाना चाहते तो ठीक है, फिर तुम मर जाओ। अभय ने ठंडी स्माइल दी, जैसे वो एक भयंकर शेर हो जो ठंडी कातिलाना नीयत दिखा रहा हो। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा। अभय से कातिलाना इरादा महसूस करके तनु जैन ने हार मान ली। जिंदा रहने के लिए उसे घुटने टेक कर गाना पड़ा। तो मैं तुमसे हारा, सारे रास्ते काट दिए, मेरा दिल मजबूत, मेरा फैसला नादानी। तनु जैन जमीन पर घुटनों के बल बैठा, हारा हुआ चिल्लाते हुए गाया, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। ये गीत हारने की कहानी कहता था, जो इस सीन के लिए बिल्कुल सही था। जैन कॉरपोरेशन के छोटे मास्टर को घुटने टेक कर हारा हुआ गाते देख आसपास के लोग कंफ्यूज हो गए। उनकी आंखों में छिपी स्माइल थी। वो हंसना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। इसे रोकना मुश्किल था। तुम लोग भी हारा हुआ गाओ। अभय ने हाथ पीछे बांधे और दर्जन सिक्योरिटी गार्ड से कहा, शैतान, ये एक ऐसा शैतान था जिसे नाराज नहीं करना चाहिए। जिंदा रहने के लिए दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स भी जमीन पर घुटने टेक कर तनु जैन के साथ हारा हुआ गाने लगे। कमरे में एक अजीब सीन बन गया। दर्जन लोग अभय के सामने घुटने टेके हुए थे, हाथ जोड़े हुए हारा हुआ गा रहे थे। पुची, मेघा ने अपना मुंह ढककर हंसी रोकी। ये भैया अभय बहुत गजब थे। इस ग्रुप को घुटने टेक कर हारा हुआ गीत गाने को कह रहे थे, जैसे वो अभय से हार गए हों। मेघा, जय, चलो। अभय ने हल्की स्माइल दी, मेधा और यंग मास्टर जय को बुलाया। तीनों जेड फिंगर एम्परर्स पास से निकल गए। अभय की पीठ को दूर जाते देख आसपास के लोगों के चेहरों पर डर था। उन्होंने नोट कर लिया कि अभय नंबर 1 खतरनाक शख्स था, जिसे भविष्य में किसी भी हाल में नाराज नहीं करना है। घुटने टेक कर हारा हुआ गाना बहुत शर्मनाक था। रात के 8 बजे बाहर नीन लाइट्स चमक रही थी। पूर्वांचल शहर रात में खास तौर पर आकर्षक था। थैंक्स भैया अभय। मेघा का चेहरा सेब की तरह लाल था और उसने प्यार से कहा, अगर आज अभय नहीं होते तो उसकी इज्जत लुट जाती। अभय ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि उसका बदला भी लिया। वो बहुत भावुक थी। अगर वो रूढ़िवादी न होती तो वो उसके साथ सो भी जाती। मेघा, वहां अब काम मत करना, ऐसी जगह थोड़ी खतरनाक होती है। अभय ने मेघा को देखा और कहा, मैं आपकी बात मानूंगी। मेघा ने सहमति दी। उसकी पतली पलकें हल्के से ऊपर नीचे हुई। वो वहां सिर्फ इसलिए थी ताकि भैया अभय से मिल सके। अब वो मिल चुकी थी और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, तो जाहिर है वो वहां फिर नहीं आएगी। इसके अलावा अभय ने तनु जैन को पीटा था। वो वहां अब रह नहीं सकती थी। भैया अभय, मेरा भाई छोटी छोटी बातों का बदला लेता है। आपने आज उसे पीटा तो मुझे डर है कि वो भविष्य में आपसे बदला लेगा। सावधान रहना। यंग मास्टर जय के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी और उसने सावधानी से चेतावनी दी। वो अपने भाई के स्वभाव को किसी से बेहतर जानता था। उसका भाई बचपन से घमंडी और दबंग था। बड़ा होने पर वो अब मर्दों और औरतों को भी परेशान करता था। संक्षेप में, वो नीच था। तनु जैन के बड़े भाई होने के नाते यंग मास्टर जय ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं माना और उल्टा यंग मास्टर जय को अपमानित करता था। उसने कहा था कि यंग मास्टर जय हारा हुआ है। जय, मैंने तुम्हारे भाई की टांग तोड़ी, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए यंग मास्टर जय से कहा। आखिरकार तनु जैन यंग मास्टर जय का छोटा भाई था। उसने आज तनु जैन को पीटा था। भैया अभय, आपने उसे पीटकर सही किया। ऐसे लोगों को कब का पीटा जाना चाहिए था। मैं आपको मेरा बदला लेने के लिए थैंक्स कहूंगा। तनु जैन को सोचते हुए यंग मास्टर जय के चेहरे पर गुस्सा था। इस नीच छोटे भाई ने न सिर्फ उसे हारा हुआ कहा, बल्कि आज उसे पीटा भी। जब तनु जैन उसे बड़ा भाई नहीं मानता था, तो यंग मास्टर जय को भी उसे भाई मानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब तनु जैन की बात छोड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अभय तनु जैन के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस लड़के की बात करने से यहां सब नाखुश हो जाते थे। रात हो रही थी। उसने दोनों को घर छोड़ने का फैसला किया। भैया अभय, मेघा को स्कूल छोड़ दो, मैं खुद घर चला जाऊंगा। यंग मास्टर जय ने मेघा को देखा और थोड़ी शैतानी स्माइल के साथ कहा। आज वो मूल रूप से मसाज के लिए गए थे, लेकिन तनु जैन के आने की उम्मीद नहीं थी। प्लान काम नहीं किया और अब यंग मास्टर जय भैया अभय को मौका देने जा रहा था। एक सुंदरता के साथ अकेले रहने का मौका। सावधान रहना जय, मैं अब मेघा को घर छोड़ देता हूं।
अभय ने यंग मास्टर जय को हाथ हिलाया, एक टैक्सी रोकी और मेघा के साथ गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर 40 साल का मर्द था, थोड़ा मोटा और गोलमटोल और बहुत बातूनी। भाई, कहाँ जाना है? मोटा ड्राइवर ने आंखें सिकोड़कर स्माइल दी और कहा, उससे पूछो, मुझे कुछ पता नहीं। अभय ने अपने बगल में बैठी मेघा की ओर इशारा किया और स्माइल के साथ कहा, उसे सिर्फ इतना पता था कि मेघा कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पढ़ती है। जब उसे मेघा की यूनिवर्सिटी नहीं पता थी, तो जाहिर है उसे उसका पता भी नहीं पता था। भैया, पूर्वांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेधा ने हल्की स्माइल दी और आगे बैठे ड्राइवर से कहा, पूर्वांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी पूर्वांचल शहर की सबसे अच्छी मेडिकल स्कूल है। लड़की जरूर बहुत अच्छी स्टूडेंट होगी। मोटे ड्राइवर के चेहरे पर हैरानी थी और उसने तारीफ की। वो पूर्वांचल शहर का था और दर्जन साल से टैक्सी चला रहा था। शहर को अच्छे से जानता था। जाहिर है उसे पता था कि पूर्वांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये डॉक्टरों का गढ़ थी और इसने ढेर सारे डॉक्टर तैयार किए थे। आज के समाज में दो बहुत सम्मानित करियर हैं, डॉक्टर और टीचर। डॉक्टर जान बचाते हैं और दर्द कम करते हैं, जबकि टीचर स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाते हैं और समस्याएं सुलझाते हैं। दोनों नौकरियों में पुण्य है। मोटा ड्राइवर डॉक्टरों को सबसे ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि सालों पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो मरते मरते बचा था। एक डॉक्टर ने उसे मौत से बचाया था। जब उसे पता चला कि मेघा मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, मोटा ड्राइवर खास तौर पर उत्साहित हो गया और मेघा से लगातार बात करता रहा। अभय को एक तरफ छोड़ दिया। क्या बातूनी है। अभय ने आंखें घुमाई और इस मोटे ड्राइवर के बारे में हैरान था। एपिसोड 109। आधे घंटे बाद टैक्सी आखिरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी पर रुकी। अभय सिंह ने मोटे ड्राइवर की आंखों को देखा, हैरान। उसे लगभग उसकी मोटी कमर पर लात मारने का मन हुआ। कमाल है, इस मोटे ने आधे घंटे में कितना बोला। क्या बातूनी है। मोटे ड्राइवर की टैक्सी को दूर जाते देख अभय ने आंखें घुमाई, दिल में बहुत उदास। वो कार में मेघा से थोड़ी बात करना चाहता था। उसे नहीं लगा था कि मोटा ड्राइवर मेंढक की तरह बड़बड़ाता रहेगा। भैया, अभय को मोटे ड्राइवर को बातूनी कहते सुन मेधा ने सिर हिलाया, सहमति जताते हुए। उसे भी लगा कि मोटा ड्राइवर बहुत बोलता था और थोड़ा परेशान करता था। भैया अभय, मेरे हॉस्टल में आकर थोड़ा पानी पी लो। मेघा का चेहरा लाल था और उसने उम्मीद से कहा। वो चाहती थी कि अभय उसके हॉस्टल आए, लेकिन डर था कि कहीं अभय मना न कर दे। उसके छोटे चेहरे पर चाहत और उलझन का मिश्रण था। उसका दिल खुजली कर रहा था जवाब का इंतजार करते हुए। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लूंगा। मेधा की उम्मीद भरी आंखें देखकर अभय ने मना करने की हिम्मत नहीं की। इतनी खूबसूरत लड़की को वो कैसे मना कर सकता था। बस थोड़ा पानी पीऊंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। उसने खुद को ढाढ़स बंधाया। हालांकि एक लड़की का मर्द को अपने हॉस्टल बुलाना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये औरत क्या चाहती है, उसकी नीयत क्या है। क्या वो इस मर्द के साथ हॉस्टल में सोना चाहती है? क्या खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। सामने के कैंपस को देखकर अभय ने तारीफ की। पूर्वांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी पूर्वांचल शहर की सबसे मशहूर मेडिकल स्कूल थी, जो लाखों वर्ग मीटर में फैली थी, जिसमें टीचिंग बिल्डिंग्स, हॉस्टल, मेडिकल बिल्डिंग्स और लैबोरेटरीज थी। यहां 20 से ज्यादा इमारतें थी। मुख्य द्वार पर लिखा था मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बगल में मेडिकल संत झोंगजिंग की मूर्ति खड़ी थी। झोंगजिंग कौन था? वो पूर्वी हान राजवंश के अंत में मशहूर डॉक्टर था और उसे मेडिकल संत माना जाता था। जिसे संत कहा जाता था, वो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा शख्स माना जाता था। मिसाल के तौर पर कन्फ्यूशियस को कन्फ्यूशियनिज्म का संत, लाओ त्से को ताओ का संत और सुन त्से को सैन्य का संत कहा जाता था। कैंपस में हरे भरे पेड़ और खूबसूरत फूल थे। प्रेमी जोड़े एक दूसरे के करीब थे। बेशक स्ट्रीट लाइट के नीचे मेहनत करने वाले लोग भी थे। ये मेडिकल साइंस का गढ़ था, पूर्वांचल शहर में डॉक्टरों को तैयार करने का आधार। इस शांत कैंपस में उसका दिल भी शांत हो गया। मेघा, तुम क्या पढ़ती हो? रास्ते पर चलते हुए अभय ने पूछा। मेडिकल साइंस आमतौर पर दो तरह की होती है, पूर्वी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा। बेशक अगर इसे खास तरह में बांटा जाए तो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पर पुरुष रोग, स्त्री रोग, बच्चों का रोग, हड्डी रोग, न्यूरोलॉजी, पाचन विज्ञान वगैरह। वो जानना चाहता था कि मेघा क्या पढ़ रही है ताकि भविष्य में अच्छे से बात कर सके। भैया अभय, मैं पूर्वी चिकित्सा पढ़ रही हूं। मेघा ने अपनी खूबसूरत पलकें झुकाई और स्माइल के साथ कहा।
उसका चेहरा सुंदर था और नाक प्यारी। वो खिलते हुए पिए की तरह हंसी, बहुत खूबसूरत। उसकी इस चमकदार स्माइल से पूरा गलियारा रोशन हो गया। वो आज बहुत खुश थी। जब तक वो भैया अभय के साथ थी, वो कुछ भी करे उसे खुशी थी। पूर्वी चिकित्सा? अभय की आंखों में हैरानी की चमक दिखी। उसे पता था कि आज के समाज में बहुत कम लोग पूर्वी चिकित्सा सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसका असर धीमा होता है, पश्चिमी चिकित्सा की तरह तुरंत नहीं। तो ज्यादातर लोग पश्चिमी चिकित्सा चुनते हैं। उसे नहीं लगा था कि उसके सामने वाली ये खूबसूरत लड़की पूर्वी चिकित्सा चुनेगी, जिससे उसे वो और पसंद आई, क्योंकि उसके गुरु ने उसे पूर्वी चिकित्सा सिखाई थी। अभय को पूर्वी चिकित्सा से गहरा लगाव था। उसे पूर्वी चिकित्सा सीखने वालों के लिए भी अच्छे भाव थे। मेघा, तुम्हें पूर्वी चिकित्सा बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। पूर्वी चिकित्सा गहरी है, 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत के साथ। यह राष्ट्रीय खजाना है और इससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। अभय ने हल्की स्माइल दी और कहा, उसे बचपन में एक अजीब बीमारी हुई थी और वो मरते मरते बचा था। कई पश्चिमी चिकित्सा इलाजों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार पूर्वी चिकित्सा से ठीक हो गया। अभय की बातें सुनकर मेधा की आंखें चमक उठीं। ये महसूस करके कि भैया अभय को पूर्वी चिकित्सा के लिए अच्छे भाव है, वो बहुत खुश हुई। उसे अच्छा लगा कि उनकी कुछ रुचियां मिलती है। मेघा का हॉस्टल डॉ की पहली मंजिल पर कमरा 308 में था। थोड़ी देर में वो उसे 308 में ले आई। हॉस्टल में 4 बेड थे। जाहिर है यहां 4 लोग रहते थे, लेकिन बाकी 3 खाली थे। अच्छी खुशबू। लड़कियों के हॉस्टल में घुसते ही अभय ने एक खास खुशबू सूंघी, जो सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल में होती है। मर्दों के हॉस्टल में ऐसी खुशबू नहीं होती। मर्दों के हॉस्टल आमतौर पर बदबूदार होते हैं। वो लड़के आलसी होते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और पोर्न देखते हैं। वो अपने हॉस्टल को साफ करने में आलस करते हैं। अभय ने कमरे में नजर दौड़ाई और औरतों की चीजें देखी, जैसे फेमिनिन वॉश, सैनिटरी पैड्स, परफ्यूम, लेस ब्रा और गुलाबी पैंटी वगैरह। ये आंखों के लिए एक दावत थी, जिससे वो बहुत संतुष्ट था। खीरा? बेड पर खीरा क्यों है? अभय ने बेड पर पड़े खीरे को देखा, कंफ्यूज हुआ और फिर कुछ सोचकर शैतानी स्माइल दी। लड़कियां, उन्हें आमतौर पर खीरा खाना पसंद होता है। खीरे अच्छी चीजें हैं। खाने के अलावा इसके कई और इस्तेमाल हैं। इसका इस्तेमाल न जानना साबित करता है कि तुम अभी नादान हो और सिंगल रहने लायक हो। भैया अभय, आप क्या पीना चाहेंगे, पानी या सोडा? मेघा ने आकर्षक स्माइल दी और अभय से पूछा। उसे जाहिर तौर पर अभय की आंखों का भाव नहीं दिखा, नहीं ये कि वो खीरे को देख रहा था। अगर दिखता तो वो अभी बहुत शर्मिंदा होती। बस पानी ठीक है। अभय ने एक कप पानी मांगा, क्योंकि उसे सोडा ड्रिंक्स पसंद नहीं थे। भले ही वो स्वाद में अच्छे हों, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं। पानी सबसे अच्छा था, पोषण देता और शरीर में ट्रेस एलिमेंट्स की पूर्ति करता। मेघा एक कुर्सी पर खड़ी हुई, एक डिस्पोजेबल कप लिया और अभय के लिए पानी डालने को तैयार हुई। वो गुलाबी स्कर्ट में थी। उसकी नरम छाती एक परफेक्ट कर्व बनाती थी, बहुत आकर्षक। स्कर्ट के नीचे गोरी टांगे थी, नजरें खींचने वाली। अभय नीचे खड़ा था, उसे हल्की दिखती पैंटी भी नजर आई। डिस्पोजेबल कप अलमारी के सबसे ऊपर था। मेधा उसे पंजों के बल खड़े होकर ही ले सकती थी। उसे नहीं पता था कि वो बहुत ऊंचा खड़ी होने की वजह से अपनी गोरी जांघें और पैंटी दिखा रही थी, जिससे अभय को काफी फायदा हो रहा था। शायद उसे पता था और उसने जानबूझकर ऐसा किया। मेघा कुर्सी पर खड़ी थी और अभय को कप थमाने लगी। पता नहीं कब बहुत भरा था या मेघा लापरवाह थी, लेकिन वो झुकी और लगभग गिर पड़ी। इस नाजुक पल में अभय ने हाथ बढ़ाया और मेघा को अपनी बाहों में थाम लिया। हीरो ने सुंदरता को बचाया, मौका मिले तो ले लो। शाबाश, उसने खुद की तारीफ की। एक सुंदरता उसकी बाहों में थी, हल्की खुशबू के साथ। उसकी हथेलियां चिकनी और नाजुक थी, जिससे अभय बहुत आराम महसूस कर रहा था। एपिसोड 110। मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल अंगूरों की तरह लाल हो गया और उसके छोटे होंठ चेरी की तरह लाल थे, जिसे देखकर मर्दों के लिए उसे चूमना मुश्किल हो रहा था। हाय मेरे भगवान, क्या वो मुझे उकसा नहीं रही? इसमें मेरी गलती नहीं, तुम बहुत लुभावनी हो। हाँ, इतनी खूबसूरत होना पाप है। अभय बहुत उत्साहित हो रहा था और उसके शरीर में प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। एक लड़का और लड़की एक ही कमरे में रहें और कुछ न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? अभय मेघा को नीचे की बेड पर ले जा रहा था और कुछ सुखद सुगंधें चारों ओर घूम रही थी।
लड़कियों की बेड बहुत अच्छी महकती है। अभय ने बेड की खुशबू का गहरा सांस लिया और अपना होश खोने लगा। उसने उसे बेड पर लिटाया और धीरे धीरे उसकी शर्ट उतारने लगा, उत्साह से भरा हुआ। इस बीच मेघा अभी भी आंखें बंद किए लाल चेहरा लिए थी और अभय को जो करना था करने दे रही थी। जब अभय मेघा की छाती को छू रहा था और अगला कदम उठाने को तैयार था, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। मेघा चौंक गई और लगभग उछल पड़ी। वो तुरंत आंखें खोलकर सीधे बैठ गई। अभय अब उसके साथ लड़कियों के हॉस्टल में था। अगर वो पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। हालांकि हॉस्टल में 4 लड़कियां रहती थी, बाकी 3 रात की चिड़िया थी और आमतौर पर आधी रात तक नहीं लौटती थी। कुछ तो कभी कभी बाहर ही रुक जाती थी। इसलिए मेघा ने हिम्मत करके अभय को अपने कमरे में बुलाया था। लेकिन अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो डरेगी नहीं तो क्या? अभय, जल्दी कहीं छिप जाओ, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, मेघा ने घबराते हुए अभय से कहा। जब अभय को हालात की गंभीरता समझ आई और वो छिपने की जगह ढूंढ रहा था, तभी अंदर से जवाब न मिलने पर दरवाजा अचानक खुल गया। मेघा ने चादर खींचकर अभय को ढक दिया और खुद भी उसमें छिप गई, सिर्फ सिर बाहर छोड़कर। मेघा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं लगातार खटखटा रही थी। साफ आवाज में बोलते हुए एक सफेद सर्जन गाउन में एक औरत अंदर आई। ये औरत बहुत खूबसूरत थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा तराशे हुए जेड की तरह परफेक्ट था। वो सफेद सर्जन गाउन में थी जो उसके परफेक्ट फिगर को दिखा रहा था। उसकी छाती, कूल्हे और टांगे कपड़ों की परतों के नीचे छिप नहीं सकती थी। वो किंजल थी, पूर्वांचल मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मेघा की शिक्षिका। किंजल कैंपस पर बहुत लोकप्रिय थी। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत प्रोफेसर भी थी। वो एक सुंदरता थी जो मेघा की मासूमियत से ज्यादा आकर्षक थी। मैम किंजल, आप यहां कैसे? किंजल को अंदर आते देख मेघा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शुक्र है कि अभय चादर के नीचे छिपा था और पकड़ा नहीं गया, वरना सच में ड्रामा हो जाता। लड़कियों के कमरे में लड़के को बुलाना बदनामी का कारण बन सकता था। मैं कमरा चेक करने आई हूं। तुम्हारी 3 और रूममेट्स कहां हैं? मैम किंजल, वो अभी बाहर है। वो बाहर मजे कर रही होंगी। मेघा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किंजल ने चिंता से भौहें सिकोड़ ली। किंजल को मेघा सच में बहुत पसंद थी, क्योंकि वो मेहनती, लगनशील और अच्छी स्टूडेंट थी। अगर उसे चोट लगी तो वो जरूर चिंता करेगी। मैं ठीक हूं मैम किंजल, चिंता मत करो। मेघा ने अपनी प्रोफेसर की चिंता के लिए थैंक्स कहा। मेघा को भी ये खूबसूरत प्रोफेसर बहुत पसंद थी। उसने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था और ढेर सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई थी। मेघा, मैं थोड़ा गर्म पानी लाती हूं और तुम्हारे लिए पहुंचती हूं। मैम किंजल, सब ठीक है। मुझे पता है आप बिजी है, आप जा सकती है। नहीं मेघा, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी। किंजल एक दयालु प्रोफेसर थी जो अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करती थी। उसने एक वॉश बेसिन लिया और उसमें गर्म पानी डाला, फिर एक तौलिया लिया, उसे पानी में डुबोया और मेघा के लाल चेहरे को पोंछने लगी। मेघा कांप रही थी। उसने अपने शरीर को चादर से ढक रखा था और सिर्फ सिर बाहर था, लेकिन चादर के अंदर अभय उसके साथ था। वो इस पल बहुत घबराई हुई थी। अभय को चादर के नीचे ज्यादा देर रहने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो शुरू से ही अपना शरीर सिकोड़कर मेघा की छाती की ओर मुंह करके था और अब उसे मरा हुआ सा महसूस हो रहा था। चूंकि मेघा की छाती 2 पपीतों जितनी बड़ी थी, उसकी क्लीवेज में अच्छी खुशबू थी जो अभय को पागल कर रही थी, जबकि वो उस पर झुका हुआ था। हालांकि उसे मजा आ रहा था, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। अपना थोड़ा तनाव कम करने के लिए अभय ने मुंह खोला और मेघा की छाती पर काट लिया। इसका स्वाद कुछ मीठा था। आउच! मेघा को अचानक लगा जैसे उसके शरीर में गर्मी फैल गई, जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। जब अभय ने उसकी छाती काटी, उसे चक्कर आने लगा और वो लगभग चीख पड़ी। मेघा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? क्या तुम बीमार हो? किंजल ने मेघा का चेहरा लाल होते देख पूछा, जैसे उसका खून अंदर से बह रहा हो। उसे यकीन नहीं था कि चादर के नीचे उसके ठीक बगल में एक शख्स, बल्कि एक मर्द, छिपा हुआ था। साथ ही चादर के नीचे का वो लड़का मेघा को छेड़ रहा था। मैम किंजल, मैं ठीक हूं। मेघा हकलाने लगी, क्योंकि उसे बहुत डर था कि किंजल को अभय का पता चल जाएगा।
अगर उसे पता चल गया कि वो अपने बेड पर एक मर्द को छिपा रही है तो उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैम किंजल को पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए, वो मन में खुद से कह रही थी। मैम किंजल, आप क्या कर रही हैं? मेघा घबरा गई जब किंजल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसे लगा कि उसने कुछ पता लगा लिया और चादर उठाने की कोशिश कर रही है। अब क्या करूं? अगर मैम किंजल ने चादर उठा दी तो क्या मुझे उसे बेहोश करके अभय को भागने देना चाहिए? मेघा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, लेकिन उसने तुरंत इसे रद्द कर दिया। वो मैम किंजल को बेहोश कैसे कर सकती थी? वो उसके साथ इतनी अच्छी थी। ऐसा नहीं कर सकती। मेघा इस पल पागल हो रही थी और उसका दिमाग जवाब दे रहा था। मेघा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं बस देखना चाहती हूं कि तुम्हें बुखार तो नहीं। अगर है तो तुम्हें गोली लेनी होगी। मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूं और बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि तुम बीमार न पड़ो, तुम्हारा माथा छूकर। तुम इतना ड्रामाटिक रिएक्शन क्यों दे रही हो, जैसे मैं तुम्हारा रेप करने जा रही हूं? अरे रे रे, किंजल, क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी स्टूडेंट के सामने ऐसी गंदी सोच कैसे रख सकती हो? किंजल ने स्माइल दी और अपनी हथेली मेघा के माथे पर रख दी। इस बीच मेघा उसे डर से घूर रही थी। तुम्हें बुखार नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? किंजल कंफ्यूज थी कि मेघा का चेहरा इतना लाल क्यों था जब उसके शरीर का तापमान ठीक था। प्रोफेसर, मैं सच में बीमार नहीं हूं। मुझे लगता है आपके पास अभी काम है, आप वापस जा सकती हैं। मेघा ने चिंता से किंजल से कहा। उसे पता था कि इस वक्त सबसे जरूरी किंजल को भगा देना है। जितनी देर वो यहां रुकेगी उतना ज्यादा खतरा कि अभय पकड़ा जाए। एपिसोड 111। मेघा, तुम अभी ठीक नहीं हो। मैं अब कैसे जा सकती हूं? किंजल ने सिर हिलाया और मेघा को चिंता से देखा जब उसने उसे जाने के लिए कहा। इस स्थिति का सामना करते हुए मेघा लगभग रो पड़ी। हालांकि ये इसलिए नहीं था कि वो भावुक थी, बल्कि वो बहुत घबराई हुई थी। क्यों? क्योंकि इस पल अभय चादर के नीचे उसकी छाती से खेल रहा था। अगर किंजल वहां न होती तो मेघा अभय को ऐसा करने देती, लेकिन अब उसे डर था कि थोड़ा सा हिलने पर भी वो पकड़े जाएंगे। मेघा, मुझे अपने हाथ दो, मैं उन्हें पोंछ दूंगी, किंजल ने स्माइल करते हुए मेघा से कहा। किंजल इस अच्छी स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उसे चोट नहीं लगने देती थी। प्रोफेसर, मेरे हाथ ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेघा ने सिर हिलाया और किंजल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके दोनों हाथ अभय के शरीर से दबे हुए थे और बिल्कुल हिल नहीं सकते थे। अगर वो अपने हाथ बाहर निकालना चाहती तो उसे अभय को धक्का देना पड़ता, जिससे किंजल को उसका पता चल जाता। क्या उलझन थी? मेधा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं तुम्हारा हाथ बाहर निकाल सकती हूं। किंजल ने स्माइल की और मेघा के हाथ को चादर के नीचे से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं मैम किंजल, मैं खुद कर लूंगी। मेघा लगभग रो पड़ी और किंजल को चादर के नीचे अपने हाथों तक पहुंचने से मना कर दिया। उसे समझ आ गया था कि अगर किंजल ने हाथ डाला तो वो निश्चित रूप से अभय को छू लेगी और फिर वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर किंजल को चादर के अंदर पहुंचने से रोकना था। अब क्या करूं? मेघा घबरा रही थी, फिर भी वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकती थी। किंजल ने आखिरकार मेघा को थोड़ी देर हिचकिचाते देख अपना हाथ अंदर डालने का फैसला किया। अचानक चादर से बेड के किनारे एक हाथ बाहर निकला। मेघा उस हाथ को देखकर चौंक गई, क्योंकि उसे पता था कि ये उसका हाथ नहीं था। इस आपात स्थिति में अभय ने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो मेघा का हाथ होने का ढोंग कर सके। लाओ, मैं इसे पोंछ देती हूं। किंजल ने फिर स्माइल करते हुए उस हाथ को तौलिए से पोंछना शुरू किया। कितना नरम! अभय उस पल का आनंद ले रहा था जब एक लड़की के नरम हाथों से उसका हाथ पकड़ा और साफ किया जा रहा था। प्रोफेसर के हाथ बहुत नरम थे। हालांकि अभय चादर के नीचे से उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन सिर्फ उसके हाथों को महसूस करके वो बता सकता था कि वो जरूर एक सुंदरता होगी। अभय इस पल बहुत अच्छा समय बिता रहा था। उसका बायां हाथ मेघा के शरीर पर था और दायां हाथ किंजल पकड़े हुए थी। अब मैं खुशी से मर सकता हूं। हालांकि बेचारी सुंदर प्रोफेसर को बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस हाथ को पकड़े हुए थी वो मेघा का नहीं, अभय का था। अगर उसे सच पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती। मेघा, तुम्हारा हाथ कब से इतना खुरदुरा हो गया? किंजल ने हाथ पोंछते हुए पूछा। उसके विचार में औरतों के हाथ नरम और चिकने होने चाहिए थे। जो अब वो जिस हाथ को पकड़े हुए थी
उससे बिल्कुल अलग था। यह बहुत खुरदुरा लग रहा था, जैसे किसी मर्द का हाथ। किंजल की बात सुनकर मेघा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बहुत डर था कि कहीं वो कुछ अजीब नोटिस न कर ले। मैम किंजल, मैंने हाल ही में अपनी पार्ट टाइम नौकरी में बहुत काम किया है, शायद इसलिए मेरे हाथ सूख गए हैं। मेघा का चेहरा लाल हो गया और उसने बहाना बनाया। यह बहुत अच्छा बहाना था, क्योंकि वो हाल ही में पार्ट टाइम शिफ्ट कर रही थी। मेघा, काम करने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी तुम्हें जरूरत लगे मुझसे मदद मांग सकती हो। थैंक्स मैम किंजल, मैं मांगूंगी। अच्छा, तो मैं अब जाती हूं। अपने शरीर का ध्यान रखना। किंजल ने स्माइल की और खड़े होकर जाने लगी। वो मेघा से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसे वॉशरूम जाना था, उसने मेघा को अलविदा कहकर जाने का फैसला किया। अलविदा मैम किंजल, मेघा ने तुरंत कहा जब उसने देखा कि किंजल जाने वाली है। किंजल ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। उसे जल्दी थी क्योंकि वो वॉशरूम जाना चाहती थी। अभय, मैम किंजल चली गई है, आप बाहर आ सकते हैं, मेघा ने शर्माते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसका चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया था। इस पल वो घबराहट से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये सोचकर कि अभय ने अभी चादर के नीचे उसकी छाती को काटा था, मेघा बहुत शर्मिंदा थी और एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाना चाहती थी। हाय मेघा, तुम्हारी छाती बहुत बड़ी है, मैं लगभग दम घुटने से मर गया। अभय ने चादर से बाहर निकलते ही अपना मुंह चौड़ा खोला और जितना हो सके सांस लेने लगा। वो ऑक्सीजन की कमी से मरते मरते बचा था। मेघा की छाती उसके लिए काफी बड़ी थी। उसने उसकी छाती पर मुंह खोला और हवा में मिठास महसूस की। हां, हवा में मिठास थी। आमतौर पर हवा में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन मेघा की छाती के आसपास ये सुगंधित थी। अभय की बात सुनकर मेघा का चेहरा और लाल हो गया और वो चादर के नीचे छिप गई। मेघा, क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? अभय ने चादर के नीचे शर्माई मेघा को देखते हुए स्माइल की। अगर किंजल की दखलंदाजी न हुई होती तो वो मेघा के साथ संबंध बना चुका होता, और अब जब किंजल चली गई थी, अभय निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहता था। आखिरकार अपनी यौन इच्छा को छोड़ना उसके लिए स्वस्थ नहीं होगा। अभय, क्या हम इसे किसी और दिन कर सकते हैं? मेरी रूममेट्स वापस आ रही होंगी और अगर वो हमें पकड़ लेंगी तो ठीक नहीं होगा। मेघा ने चादर के नीचे से धीरे से कहा, बिना सिर बाहर निकाले। किंजल से निपटने में बहुत समय बर्बाद हो गया था, इसलिए अब देर हो रही थी। हालांकि वो अभय को रुकने देना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी रूममेट्स के वापस आने और पकड़े जाने का ज्यादा डर था। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अभय ने मेघा के चेहरे को छूते हुए स्माइल की और फिर तुरंत चला गया। उसने अपनी घड़ी देखी और पाया कि रात के 11 बज चुके थे। उसे गेट बंद होने से पहले निकलना था, वरना अनावश्यक मुसीबत हो जाती। जैसे ही अभय कमरे से बाहर निकला, उसे अचानक पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई। फिर वो वॉशरूम की ओर बढ़ा। वो कुछ मीटर चला और उसे एक वॉशरूम मिला। चूंकि अंधेरा था, उसने साफ नहीं देखा कि उस पर क्या लिखा था और सीधे वॉशरूम में चला गया। खट! जब अभय ने लड़कियों के वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसे एक गोरा कूल्हा और एक खूबसूरत चेहरा दिखा। क्या शानदार दृश्य था! इस औरत की त्वचा बेहतरीन सफेद जेड की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थी। अभय को अंदर आते देख उस सुंदरता का चेहरा अचानक बदल गया और ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल उसे मार डालेगी। एपिसोड 112। हरामी, तुम यहां क्यों आए? किंजल ने गुस्से से भड़कते हुए अभय से पूछा और उसे घूरने लगी। उसे यकीन नहीं था कि कोई मर्द लड़कियों के वॉशरूम में घुस सकता है। पहली बात, मेरा नाम हरामी नहीं है। दूसरी बात, मैं यहां पेशाब करने आया हूं। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा। बोलते वक्त उसकी नजर इस सुंदरता पर टिकी रही और वो उसे घूरता रहा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाजुक चेहरा और चिकनी त्वचा बिना किसी कमी के एक मास्टरपीस की तरह थी। सफेद डॉक्टर गाउन जो उसने पहना था, उसकी छाती, कूल्हों और परफेक्ट कर्व्स को उभा रहा था, जो एक नाटकीय आकर्षण पैदा कर रहा था। क्या शानदार चेहरा और हॉट फिगर था इस ऊंची श्रेणी की सुंदरता का। यह खुशबू जानी पहचानी लगती है। अभय उस खुशबू को सूंघ रहा था जो उसे अभी मेघा के कमरे में मिली थी। उसे समझ आया कि उसके सामने वाली प्रोफेसर मेघा की प्रोफेसर किंजल थी। यह साफ था कि वो मेडिकल स्कूल में पढ़ाती थी क्योंकि उसने डॉक्टर का गाउन पहना था। हरामी, तुम क्या घूर रहे हो? किंजल गुस्से में थी और अभय को लात मारना चाहती थी,
क्योंकि वो उसकी बॉडी को घूर रहा था। फिर भी वो खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इससे उसका शरीर उसके सामने खुल जाता। किंजल जानती थी कि अभय उसका स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि वो उसे नहीं पहचानती थी। लेकिन वो शायद किसी दूसरी क्लास से हो सकता था, क्योंकि मेडिकल स्कूल में ढेर सारे स्टूडेंट्स थे। उसने कसम खाई कि वॉशरूम से निकलते ही वो इस लड़के की जांच करेगी और उसे स्कूल से निकलवा देगी। ब्यूटी, तुम्हारा नाम किंजल है, सही? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूं कि मैंने अंदाजा लगाया? अभय ने हल्की स्माइल के साथ पूछा। वो निश्चित रूप से उसे नहीं बताएगा कि वो अभी मेघा के बगल से चादर के नीचे से निकला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मान लूंगी? तुमने जरूर मेरा पीछा किया और अब मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत बड़े हरामी हो। किंजल ने अभय को तिरस्कार और गुस्से से देखा। उसे लगा कि ये लड़का उसका पीछा करके आया होगा और उसकी खूबसूरती की वजह से कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। आप हमेशा खबरों में देखते हैं कि लड़के लड़कियों का पीछा करके वॉशरूम, उनके घर या गैरेज तक जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। ब्यूटी, मैं सच में यहां सिर्फ पेशाब करने आया हूं। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे समझाने की कोशिश की। उसे गलत समझा जाना पसंद नहीं था। इसके अलावा उसे लड़कियों का वॉशरूम में पीछा करने की आदत नहीं थी। तो फिर अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे तो अभी क्यों नहीं चले जाते? किंजल ने अभय को ठंडी नजर से देखा। वो इस लड़के से बहुत सतर्क थी, क्योंकि उसे डर था कि वो अचानक उस पर हमला कर सकता है। रात के 10 बजे वॉशरूम में उनके अलावा कोई नहीं था। अगर ये जवान लड़का अचानक कंट्रोल खोकर उसकी ओर दौड़ा तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसे उम्मीद थी कि अभय जितनी जल्दी हो सके चला जाए, क्योंकि वो थोड़ा डर रही थी। उसने उसके चेहरे को दिमाग में नोट कर लिया था और कल मेडिकल स्कूल के रजिस्ट्री में थोड़ी जांच करके उसे ढूंढ लेगी। उस वक्त ये घमंडी लड़के का आखिरी दिन होगा। ब्यूटी, डर मत, मैं पेशाब करने के बाद चला जाऊंगा। अभय ने फिर अपनी बेल्ट खोली और हैरान किंजल के सामने पेशाब करने लगा। क्या हरामी है? किंजल ने नजर फेर ली और मन ही मन चिल्लाया। उसने कभी किसी मर्द को अपने सामने पेशाब करते नहीं देखा था। वो इस पल बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसके विचार में उसके सामने ये लड़का पूरी तरह से बेशर्म हरामी था। लेकिन अभय को परवाह नहीं थी कि किंजल उसके बारे में क्या सोचती है। उसने आखिरकार अपने ब्लैडर में रोके हुए पेशाब को छोड़ दिया। वो अब बहुत आराम महसूस कर रहा था। अलविदा, ब्यूटी। अभय ने किंजल को देखा और हाथ हिलाते हुए चला गया। वो नहीं चाहता था कि किंजल ये गलत समझे कि वो उसका पीछा कर रहा है और कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश की। क्या वो ऐसे ही चला गया? किंजल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी जब उसने अभय को जाते देखा। उसे लगा था कि ये लड़का उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता था कि ये एक गलतफहमी थी। क्या ये लड़का सच में सिर्फ पेशाब करने आया था? फिर भी लड़कियों के वॉशरूम में पेशाब करना अजीब था। अगली बार मुझे मत दिखना, मेरे शरीर को देखने के बाद। किंजल ने मुट्ठी भींची और दरवाजे को गुस्से से घूरा। क्या मजेदार कहानी थी कि उनकी पहली मुलाकात लड़कियों के वॉशरूम में हुई। क्या रोमांचक रात थी। अभय शांत सड़क पर चलते हुए उत्साह से सोच रहा था। निश्चित रूप से ये रोमांच मेघा के बगल में चादर के नीचे छिपने और साथ ही किंजल के पास होने से आया था। अभय को रोमांच और उत्तेजना पसंद थी। उसकी शख्सियत उसके अनुभवों से बनी थी, जहां वो मौत और जिंदगी के बीच से गुजरा था। इसलिए वो रोमांच और औरतों का विरोध नहीं कर सकता था, और सिर्फ ये दो चीजें ही मर्दों की जिंदगी को यादगार बना सकती थी। अब अंधेरा हो रहा था। सड़क पर नीन लाइट्स हर जगह थी। अभय ने एक टैक्सी रोकी और शाही महल की ओर चल पड़ा। उसे हाल ही में लग रहा था कि उसका औरतों के प्रति प्रतिरोध कम होता जा रहा है, और यह निश्चित रूप से युद्ध सिंड्रोम की वजह से था। युद्ध सिंड्रोम एक जटिल बीमारी थी। यह युद्ध के मैदान पर हजारों हत्याओं के बाद की एक परिणति थी, जिसका इलाज सिर्फ ज्यादा औरतों के साथ समय बिताकर हो सकता था। अभय को यह सिंड्रोम तब हुआ था जब उसने वुल्फ क्षेत्र में एक कबीले में सैकड़ों लोगों को मार डाला था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ था जब तक उसने एलिस के साथ बेड पर पूरा दिन और रात नहीं बिताई थी। यह युद्ध सिंड्रोम फिर से सक्रिय हो गया था जब उसने पूर्वांचल शहर में पॉइजन स्पाइडर और बाकियों को मारा था। अभय आधे घंटे में विला नंबर 13 पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि शालिनी ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। अब रात के 11 बज चुके थे। शालिनी आमतौर पर इस वक्त सो चुकी होती थी, लेकिन अब वो अभी भी ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी।
जिससे अभय थोड़ा भावुक हो गया। इस पल शालिनी ने काली लेस वाली नाइटवेयर पहनी थी। उसका नाजुक चेहरा, गोरी त्वचा और लाल होंठ कमरे की रोशनी में नजर आ रहे थे, और उसकी घड़ी की सुई जैसी फिगर लेस नाइटवेयर के नीचे आधे छिपी थी, जिसने अभय को उत्तेजित कर दिया। काली लेस नाइटवेयर मुझे बहुत पसंद है। शालिनी की नाइटवेयर देखकर अभय के पूरे शरीर में गर्मी फैल गई और वो उसे अभी लपक लेना चाहता था। उसे याद था कि पिछले बार जब वो वापस आया था, शालिनी ने सफेद लेस पजामा पहना था। वो इतनी जल्दी काली नाइटवेयर तक कैसे पहुंच गई? हालांकि वो जो भी पहने अच्छी लगती थी। क्या वो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है? अभय के दिमाग में अचानक एक अजीब ख्याल आया। एपिसोड 113। अभय को लग रहा था कि शालिनी हाल ही में बहुत अजीब हो गई थी। पहले वो घर पर कभी नाइटवेयर नहीं पहनती थी, लेकिन अब वो 2 बार पहन चुकी थी। नाइटवेयर भी पहले से ज्यादा सेक्सी हो गए थे। पिछली बार उसने सफेद जालीदार ड्रेस पहनी थी, आज उसने काली लेस वाली नाइटवेयर पहनी थी। मेरी वाइफ मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है। अभय को यकीन था कि शालिनी उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अभय ने पहले रूपा सिन्हा के साथ अपने नए रिश्ते से शालिनी को डरा दिया था। शालिनी नाइटवेयर इसलिए पहन रही थी क्योंकि उसने किताब चालाक औरत को कैसे हराए में पढ़ा था। किताब में लिखा था कि रूपा सिन्हा जैसी चालाक औरत को हराने के लिए सेक्सी नाइटवेयर पहनकर अपने मर्द को लुभाना पड़ता है। मर्दों को लेस नाइटवेयर से स्वाभाविक प्यार होता है। रूपा सिन्हा को हराने के लिए शालिनी ने खास तौर पर स्टोर से लेस लॉन्जरी का सेट खरीदा था। उसके हिसाब से नतीजे बहुत अच्छे थे। अभय पहले से ही उसकी ओर आकर्षित था। इससे वो बहुत खुश थी। शालिनी के दिल में उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रूपा सिन्हा थी। रूपा को हराने के लिए वो नाइटवेयर पहनने को तैयार थी, जो उसे पसंद नहीं था। अभय उसका पति था और वो अपने पति को किसी दूसरी औरत, खासकर उस चालाक औरत से लुभाने नहीं दे सकती थी। डियर, तुम वापस आ गए। शालिनी के खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखी जब उसने अभय को अंदर आते देखा। वो थोड़ा नर्वस थी। ये पहली बार था जब उसने किसी मर्द के सामने इतना सेक्सी नाइटवेयर पहना था। जाहिर है वो शर्मीली और नर्वस थी। शालिनी के चेहरे पर शर्मिंदगी का दिखना एक बड़ी खबर होती। पूर्वांचल शहर में सब जानते थे कि हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ शालिनी ठंडी और खूबसूरत थी। वो एक बर्फीले पहाड़ की तरह थी जो मुस्कुराती भी नहीं थी। कहा जाता था कि कुछ अमीर लड़कों ने शर्त लगाई थी कि जो उसे मुस्कुरा देगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सका। रूपा सिन्हा शालिनी के लिए बड़ा खतरा थी। अपने पति का दिल जीतने के लिए शालिनी ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अभय शालिनी के इस बदलाव को देखकर खुश था। उसे गर्व था कि वो एक ठंडी सीईओ को नरम और शर्मीली औरत में बदल सका। ये बड़ी उपलब्धि थी और इसे सोचकर ही वो उत्साहित हो जाता था। ठंडी सीईओ को जीतना हमेशा से अभय का सबसे बड़ा सपना था। बेशक उसका सबसे बड़ा सपना शालिनी के साथ प्यार करना और बच्चा पैदा करना था, लेकिन जाहिर है शालिनी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर भी यह पहले से बेहतर था कि वो अभय के सामने नाइटवेयर पहनने को तैयार थी। अभय को पूरा यकीन था कि अपनी मेहनत से शालिनी एक दिन उसके साथ प्यार करने को तैयार हो जाएगी। वक्त और लगन से लोहे की छड़ को भी सुई में बदला जा सकता है। अभय को भविष्य पर भरोसा था। वाइफ, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभय ने गर्म नजरों से तारीफ की और शालिनी के सामने चलकर आया। सच में शालिनी का चेहरा अभय की तारीफ सुनकर लाल हो गया। उसका दिल शहद की तरह मीठा हो गया। चाहे कितनी भी ठंडी औरत हो, वो औरत ही थी। सभी औरतों को तारीफ पसंद होती है। अभय की तारीफों ने उसे बहुत खुश कर दिया। वाइफ, तुम सबसे खूबसूरत औरत हो जो मैंने देखी है। मैं तुमसे मंत्रमुग्ध हो गया हूं। अभय ने बेहोश होने का नाटक किया, जिससे शालिनी हंस पड़ी। डियर, कौन ज्यादा खूबसूरत है, रूपा सिन्हा या मैं? शालिनी का दिल शहद जैसा था, लेकिन जब उसने अपने पति को लुभाने वाली चालाक औरत के बारे में सोचा तो वो नाखुश हो गई। तुम ठंडी और शानदार हो, वो आकर्षक है, दोनों खूबसूरत है। अभय ने बेफिक्री से कहा। उसने जो कहा वो सच था। शालिनी और रूपा सिन्हा दोनों पूर्वांचल शहर की टॉप सुंदरिया थी। एक ठंडी और शानदार थी, दूसरी आकर्षक। दोनों मर्दों के दिल में देवी थी। इसके अलावा दोनों औरतों का अभय से रिश्ता था। एक उसकी पत्नी थी और दूसरी उसकी गन सिस्टर। जाहिर है दोनों उसके दिल में खूबसूरत थी। डियर, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं। कौन ज्यादा खूबसूरत है?
अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगी और वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टिकवाऊंगी। शालिनी ने नाखुशी से हम किया और कहा, दोनों खूबसूरत है। ये क्या मतलब था? शालिनी इस जवाब से नाखुश थी। उसके दिल में सिर्फ एक औरत सबसे खूबसूरत हो सकती थी, दो नहीं। अरे नहीं, मैंने फिर कुछ गलत कह दिया। अभय ने निराशा में अपना माथा थपथपाया। उसे पता था कि उसने फिर बड़ी गलती कर दी। उसे एक औरत की खूबसूरती की तारीफ दूसरी औरत के सामने नहीं करनी चाहिए थी। उसे पता था कि उसे अपनी गलती जल्दी सुधारनी होगी, वरना वो आज रात वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेक रहा होगा। जो अपनी वाइफ से डरते हैं वही वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकते हैं। अभय कभी ऐसा नहीं करेगा। वाइफ, तुमने गलत सुना। मैंने कहा कि तुम सबसे खूबसूरत हो। रूपा सिन्हा तुम्हारे बगल में चांद के पास जुगनू की तरह चमकती है। 10 रूपा सिन्हा भी तुम्हारी खूबसूरती से मुकाबला नहीं कर सकती। अभय ने अपनी मीठी बातों से शालिनी को मनाया। सच में डियर? शालिनी का पूरा शरीर अभय की बातें सुनकर ढीला पड़ गया, लेकिन उसकी बातों ने उसे खुश कर दिया। बिल्कुल वाइफ, तुम एक पिय हो और रूपा सिन्हा जंगली फूल। तुम गुलाब हो और रूपा सिन्हा पत्ती। मेरे दिल में तुम हमेशा रूपा सिन्हा से ज्यादा खूबसूरत रहोगी। वो तुमसे कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अभय ने हल्की स्माइल दी और शालिनी को दुनिया की इकलौती फूल बताया। उसे पता था कि उसकी बातें सच नहीं थी। रूपा सिन्हा एक औरत के तौर पर शालिनी जितनी ही खूबसूरत थी, लेकिन शालिनी को मनाने के लिए उसे अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर कहना पड़ा कि रूपा सिन्हा खूबसूरत नहीं है। गन सिस्टर, मैं ये सिर्फ अपनी वाइफ को मनाने के लिए कह रहा हूं। मुझे माफ करना। अभय ने मन ही मन प्रार्थना की। उसे पता था कि उसे कभी भी रूपा सिन्हा को ये बातें नहीं सुनने देनी चाहिए। अगर रूपा सिन्हा को पता चल गया कि उसने शालिनी को पिया और उसे जंगली फूल बताया तो वो उसे मार डालेगी। उसी वक्त नंबर 14 मैंशन में रूपा सिन्हा ने लाल जालीदार ड्रेस पहनी थी और सोफे पर आलस से लेटी थी। वो रेड वाइन पी रही थी। उसका आकर्षक चेहरा और भरा हुआ शरीर बहुत लुभावना था। सुंदरता, ये बिना शक एक सुंदरता थी। एक ऐसी सुंदरता जो शालिनी से मुकाबला कर सकती थी। छींक। रूपा सिन्हा अचानक छींक पड़ी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन की चमक दिखी। कौन मेरे बारे में बकवास कर रहा है? उसे पता था कि कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा है, क्योंकि जब भी कोई उसके बारे में बुरा बोलता था वो छींकती थी। लेकिन रूपा सिन्हा को कभी नहीं लगेगा कि ये उसका गन ब्रदर होगा। एपिसोड 114। डियर, तुम्हारे दिल में क्या मैं सच में रूपा सिन्हा से ज्यादा खूबसूरत हूं? शालिनी का शानदार चेहरा शर्मीला था। उसकी पलकें आकर्षक तरीके से हिल रही थी। हनी, मैंने पहले ही कहा है, मेरे दिल में तुम सबसे खूबसूरत हो। रूपा सिन्हा तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा। उसने अब सबक सीख लिया था। अपनी हनी के सामने वो सिर्फ ये कह सकता था कि उसकी हनी सबसे खूबसूरत है। अभय को औरतों को मीठी बातें करने का ढेर सारा अनुभव था। कुछ शब्दों के बाद शालिनी का दिल पहले से ही शहद जैसा मीठा हो गया था। डियर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम्हें वॉशिंग बोर्ड पर घुटने नहीं टेकने होंगे। शालिनी का दिल अभय के ये कहने से कि वो सबसे खूबसूरत है, शहद जैसा मीठा हो गया था। उसने उसके पिछले शब्दों को माफ करने का फैसला किया। चाहे औरत कितनी भी स्मार्ट हो, वो तारीफों से ठगी जा सकती थी। थैंक्स हनी। हस्बैंड, मैंने तुमसे फाइनेंस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए किसी को सुझाने को कहा था। क्या तुमने किसी को चुना? हाँ हनी, मैं हाउ लुओ को सिक्योरिटी डायरेक्टर और रिया को फाइनेंस डायरेक्टर के लिए सुझाता हूं। दोनों अच्छे लोग हैं। अभय ने हल्की स्माइल दी और अपने चुने हुए लोगों को शालिनी को सुझाया। उसने आज सुबह खास तौर पर सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर जांच की थी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हिम शिखर कॉरपोरेशन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और कंपनी का अहम हिस्सा था। हाउ लुओ उसका साइडकिक, इसके हेड के लिए सबसे भरोसेमंद होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत जरूरी था। अभय फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसी को नहीं जानता था, लेकिन उसकी रिया से एक बार मुलाकात हुई थी। रिया पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी और कंपनी के वित्तीय मामलों से अच्छे से वाकिफ थी। वो इस पोस्ट के लिए अच्छी उम्मीदवार थी। ठीक है, मैं कल उन्हें आधिकारिक तौर पर डायरेक्टर्स नियुक्त कर दूंगी। शालिनी ने स्माइल की और कहा। उसने सुबह सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि अभय सिक्योरिटी और फाइनेंस के भविष्य के हेड चुनने के लिए जिम्मेदार होगा। यह आंशिक रूप से अभय को मुआवजा देने के लिए था। यह अपने पति को ज्यादा ताकत देने के लिए भी था, ताकि हिम शिखर कॉरपोरेशन के कर्मचारी उसकी चापलूसी करें।
न कि उसके साथ परेशानी खड़ी करें। ओह हाँ डियर, कल तुम्हें कंपनी नहीं आना है। तुम सीधे सिन्हा कॉर्पोरेशन जा सकते हो हमारे बिजनेस डील के लिए। हनी, तुम कह रही हो कि मुझे कल रूपा सिन्हा से मिलने जाना है? हाँ, लेकिन तुम वहां सिर्फ बिजनेस डील की बात करने जा रहे हो। उसके जाल में मत फंसना, शालिनी ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। निश्चिंत रहो हनी, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। अभय ने स्माइल की और उसे भरोसा दिलाया। डोंग डोंग डोंग, घड़ी ने 12 बार बजा और संकेत दिया कि रात के 12 बज गए थे। डियर, अच्छे से आराम करो, शालिनी ने कहा और दूसरी मंजिल की ओर शान से चल दी। भले ही वो अभय के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसका उसके साथ प्यार करने का कोई इरादा नहीं था। उसे ओसीडी और हल्की यौन उदासीनता थी। उसके पास मर्दों के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध था। अभय के सामने नाइटवेयर पहनना पहले से ही उसकी सीमा थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने का वक्त हो गया, अभय ने जम्हाई ली। 12 बज चुके थे, इसलिए वो बहुत थक गया था। उसने गर्म पानी से नहाया और फिर पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसे बहुत अच्छी नींद आई। उसने सपना भी देखा कि वो बेड पर लेटा है और ढेर सारी सुंदरियां उसे घेरे हुए हैं। वहां शालिनी गुप्ता, रूपा सिन्हा, माया राठौर, प्रिया शर्मा, श्यामली वर्मा थी। वो अभी उनके कपड़े उतार चुका था और उन्हें रैवेज करने की तैयारी कर रहा था कि वो जाग गया। इससे उसका मूड खराब हो गया। अगर उसे कुछ मिनट और मिलते तो वो सपने में इन औरतों को रैवेज कर पाता। चूंकि वो जाग गया था, उसे बेड से उठना पड़ा। मौसम साफ और धूप वाला था। एक और अच्छे मौसम का दिन था। अभय उठा, मुंह धोया और दांत ब्रश किए। फिर उसने नाश्ता किया और सिन्हा कॉर्पोरेशन की ओर चल पड़ा। शालिनी ने उसे कल बताया था कि सिन्हा कॉर्पोरेशन जाकर रूपा सिन्हा से बिजनेस डील की प्रोग्रेस पर बात करें। उसे आज हिम शिखर कॉर्पोरेशन में काम पर नहीं जाना था। आधे घंटे बाद अभय ने टैक्सी ली और सिन्हा कॉर्पोरेशन पहुंच गया। स्मॉल ब्यूटी, काफी वक्त हो गया, क्या तुमने मुझे मिस किया? अभय हॉल में घुसा और रिसेप्शनिस्ट से स्माइल करते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा प्यारा था और चेहरे पर कुछ क्यूट फ्रैकल्स थे। वो हर बार सिन्हा कॉर्पोरेशन आने पर उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता था। अरे, तुम फिर यहां क्यों आए? स्मॉल ब्यूटी ने अभय को देखकर नर्वस होकर पूछा और एक कदम पीछे हट गई। भले ही ये जवान लड़का हैंडसम था, लेकिन वो बहुत हिंसक था। रिसेप्शनिस्ट डर गई थी। गन ब्रदर, इसे छेड़ मत। क्या तुम नहीं देख सकते कि वो लगभग रोने वाली है? अभय रिसेप्शनिस्ट को छेड़ने की तैयारी कर रहा था कि उसे एक आकर्षक आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और तुरंत आकर्षित हो गया। रूपा सिन्हा आज बहुत शानदार लग रही थी। उसकी चमकती आंखें और मोती जैसे सफेद दांत आकर्षक थे। उसकी लंबी पलकें लुभावने तरीके से हिल रही थी। उसने आज लाल ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि काली ड्रेस पहनी थी। काली ड्रेस उसके भरे हुए शरीर को गले लगा रही थी। वो आकर्षक, लुभावनी और चार्मिंग थी। गन सिस्टर, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं अपनी नजरें तुमसे हटा ही नहीं पाया, अभय ने स्माइल के साथ कहा। उसकी नजरें गर्म थी। बातूनी लड़का, ये बात तुमने कितनी औरतों से कही है? रूपा सिन्हा ने अभय को प्यारी नजर से घूरा। गन सिस्टर, मैंने ये सिर्फ तुमसे कहा है, अभय ने स्माइल करते हुए कहा। सच में? उसने झूठ बोला था। उसने यही शब्द कल रात शालिनी से कहे थे और उसका दिल शहद जैसा मीठा कर दिया था। आज उसने वही शब्द रूपा सिन्हा से कहे, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। औरतों को मीठी बातें पसंद होती है। औरतों के लिए मीठी बातें एक तेज तीर की तरह होती है जो दिल को भेद सकती है। कोई औरत मीठी बातों से नहीं बच सकती। तुम मीठी बातें करने में बहुत अच्छे हो। चलो एंटीक मार्केट प्लेस चलते हैं। रूपा सिन्हा ने आकर्षक स्माइल दी और कहा। हम एंटीक मार्केट प्लेस क्यों जा रहे हैं? हमारी बिजनेस डील का सब्जेक्ट वहां है। ठीक है, चलो। अभय ने सिर हिलाया और रूपा सिन्हा के साथ एंटीक मार्केट प्लेस की ओर चल पड़ा। सीईओ ने उसे गन ब्रदर कहा। रूपा सिन्हा और अभय को जाते देख प्यारी रिसेप्शनिस्ट का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। रूपा सिन्हा सिन्हा कॉर्पोरेशन की सीईओ और पूर्वांचल शहर की पहली आकर्षक सुंदरता थी। वो इस हिंसक मर्द की गन सिस्टर कैसे बन गई? रिसेप्शनिस्ट ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाई। गन सिस्टर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अभय चलते हुए रूपा सिन्हा से कहा। तुमने ये बात कई बार कही है, क्या तुम्हारे मन में कोई छिपा इरादा है? रूपा सिन्हा ने अभय को प्यारी नजर से घूरा। उसका चेहरा शानदार और आकर्षक था। गन सिस्टर,
मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। मेरे पास कोई छिपा इरादा क्यों होगा? अभय ने दुखी होने का नाटक किया, लेकिन उसकी नजरें चुपके से उसकी छाती की ओर बढ़ी। सफेद क्लीवेज बहुत आकर्षक थी। गन सिस्टर बहुत खूबसूरत है, उसने मन ही मन सोचा। एपिसोड 115। गन ब्रदर, तैयार रहो, हम एंटीक मार्केट जा रहे हैं। रूपा सिन्हा ने अपनी मासराती स्टार्ट की और उन्हें एंटीक मार्केट की ओर ड्राइव करने लगी। 1 घंटे बाद अभय सिन्हा और रूपा सिन्हा स्काई गार्डन एंटीक मार्केट पहुंच गए, जो पूर्वांचल शहर का सबसे बड़ा एंटीक मार्केट था। ये जगह 1 लाख वर्ग मीटर में फैली थी और पूरी सड़क पर स्टॉल्स थे, जहां हर तरह की एंटीक चीजें बिक रही थी। हान राजवंश के जेड, तांग राजवंश की बुद्धिस्ट बीड्स, सोंग राजवंश की कैलीग्राफी और पेंटिंग्स, मिंग राजवंश के कांस्य सिक्के, किंग राजवंश का पोर्सिलेन वगैरह कुछ स्टोर्स में बिक रहे थे तो कुछ सड़क पर। यहां ढेर सारी एंटीक डेकोरेटिव चीजें भी थी, जैसे अगरबत्ती, ब्रेसलेट्स, एम्बर, पेंडेंट्स वगैरह। गन सिस्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? अभय ने स्माइल की और पूछा। चलो रफ स्टोन गैम्बलिंग मार्केट में। रूपा ने स्माइल दी और गैम्बलिंग मार्केट की ओर जाने को तैयार हुई। गन सिस्टर, हमारा आज का मकसद हमारी डील की प्रोग्रेस पर बात करना है। तुम मुझे यहां क्यों लाई? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। थोड़ा कंफ्यूज था। गन ब्रदर, थोड़ा सब्र करो। गैम्बलिंग मार्केट में एक राउंड के बाद हम अपनी डील की बात करेंगे। रूपा ने फ्लर्टी अंदाज में जवाब दिया। उसे रफ स्टोन्स बहुत पसंद थे, इसलिए वो यहां आई थी। चलो, उसने स्माइल की और अभय को रफ स्टोन मार्केट की ओर ले गई। रफ स्टोन गैम्बलिंग मार्केट पूरे एंटीक मार्केट के सबसे पूर्वी हिस्से में था, जो इसके सवा एरिया को कवर करता था। यहां सैकड़ों स्टोर्स थे, जो मिलकर सबसे बड़ा रफ जेड और एमल्ड मार्केट बनाते थे। इस 10,000 वर्ग मीटर के मार्केट में ढेर सारे अलग अलग स्टोन्स थे। जेड और एमल्ड की दुकानें पूरी सड़क के किनारे लाइन में थी। सिन्हा कॉर्पोरेशन और हिम शिखर कॉर्पोरेशन दोनों जेड और एमल्ड का बिजनेस करते थे, और उनका जेड इन रफ स्टोन से आता था। इसलिए रूपा सिन्हा यहां आई थी। उसने मार्केट का एक चक्कर लगाया और तिंग यून शॉप के सामने रुक गई, जो मार्केट की सबसे बड़ी दुकान थी। यह स्टोर अकेले 300 वर्ग मीटर में फैला था। इसमें अलग अलग साइज और रंगों के स्टोन्स थे। कुछ लोग स्टोन्स की जांच कर रहे थे तो कुछ उन्हें काट रहे थे। जब स्टोन्स में से हरा रंग निकलता, लोग खुश हो जाते, लेकिन जब काटने पर हरा नहीं मिलता तो उदास हो जाते। स्टोन में हरा रंग एमल्ड होता था और यह दौलत का प्रतीक था। रफ स्टोन गैम्बलिंग, यहां लोग अपने अनुभव और लक पर दाव लगाते थे। इसने कुछ लोगों को रातों रात अमीर बना दिया तो कुछ को गरीब। इसने कई लोगों को करोड़पति बनाया और करोड़पतियों को सड़क पर ला दिया। गन ब्रदर, रफ स्टोन खरीदने का इंटरेस्ट है? एक बार ट्राई करो। रूपा सिन्हा ने फ्लर्टी स्माइल दी, अपनी बेताबी छिपाने की कोशिश करते हुए। उसे इन स्टोन्स पर गैम्बल करना पसंद था। हर बार आने पर वो एक शॉट लेती थी। श्योर। अभय ने सिर हिलाया। उसने रूपा सिन्हा के साथ एक बार खेलने का फैसला किया। वो वर्ल्ड क्लास एंटीक कलेक्टर था। न सिर्फ एंटीक मार्केट में, बल्कि गैम्बलिंग स्टोन मार्केट में भी वो मास्टर टियर था। उसके लिए स्टोन गैम्बलिंग कोई मुश्किल काम नहीं था। खूबसूरत लेडीज, हैंडसम जेंटलमैन, हमारे पास यहां स्टोन्स का सबसे बड़ा सिलेक्शन है। प्लेटो से, साउथ वेस्ट डेवर्ट से, यूनान माउंटेन एरिया से, लैंड ऑफ एबंडेंस से और नान्यान बेसिन से। बिजनेस सूट में एक अच्छी दिखने वाली लड़की ने अभय और रूपा सिन्हा को अपने स्टॉक के बारे में बताना शुरू किया। वो सेल्स पर्सन थी, जो स्टोन्स की जानकारी देने और प्रमोट करने की जिम्मेदार थी। उसके पीछे हर एरिया से माइन किए गए स्टोन्स अलग अलग जगहों पर रखे थे और 1 से 300 तक लेबल किए गए थे। मुझे प्लेटो एरिया से नंबर 1 स्टोन चाहिए। रूपा ने स्माइल की और प्लेटो से स्टोन चुना। उसे प्लेटो के स्टोन्स बहुत पसंद थे। उसका मानना था कि प्लेटो में ढेर सारे जेड निकलते हैं। खूबसूरत लेडी, जो आपने चुना वो काफी महंगा है। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। क्या आप सच में इसे खरीदना चाहती हैं? सेल्स गर्ल ने रूपा सिन्हा को देखा और पूछा। उसे पता था कि वो स्टोन बहुत महंगा होने की वजह से कम लोग खरीदते थे। उसके सामने वाली लेडी पहली थी। हां, मुझे वो चाहिए। रूपा सिन्हा ने हल्की स्माइल दी और पक्का किया। ठीक है। सेल्स पर्सन ने स्टोन रूपा सिन्हा को थमा दिया। गन ब्रदर, तुम भी एक चुनो। तुम कौन सा चाहते हो? प्लेटो से क्यों नहीं चुनते? रूपा ने उसकी ओर स्माइल की और सलाह दी। गन सिस्टर, मैं थोड़ा घूमकर देखना चाहता हूं। अभय ने हाथ हिलाया और उसकी सलाह ठुकरा दी। वो प्लेटो से कोई नहीं चाहता था। वो घुमा और आखिरकार यूनगुई माउंटेन एरिया के सामने रुक गया। उसे पता था कि यूनगुई माउंटेन आसानी से एमर्ल्ड्स पैदा करता है,
इसे एमर्ल्ड्स का घर कहा जाता था। भले ही वो गैम्बलिंग स्टोन मास्टर था, लेकिन दसियों हजार स्टोन्स होने की वजह से उसके पास सारे स्टोन्स देखने का वक्त नहीं था। इसलिए उसने चुनिंदा तरीके से स्टोन्स देखने का फैसला किया। अभय ने यूनगुई माउंटेन एरिया के सैकड़ों अलग अलग स्टोन्स पर नजर डाली। कुछ एक मर्द जितने लंबे थे, तो कुछ चेहरा जितने, कुछ फुटबॉल साइज के थे और कुछ मुट्ठी जितने छोटे। उसे पता था कि हर स्टोन में हरा नहीं होगा। ज्यादातर स्टोन्स साधारण पत्थर थे जिनकी कोई कीमत नहीं थी। जब उसने नंबर 30 देखा तो उसे लगा कि इसमें थोड़ा हरा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये वो एम्परर एमल ग्रीन नहीं था जो वो चाहता था। इसमें सिर्फ बहुत साधारण जेड था। वो उस स्टोन को छोड़कर आगे देखने लगा। जैसे ही उसने 188 देखा, उसके चेहरे पर अचानक खुशी का भाव आया। उसे उस स्टोन से कुछ खास महसूस हुआ। खूबसूरत लेडी, मुझे नंबर 188 स्टोन चाहिए। अभय ने स्माइल की और सेल्स पर्सन से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप वो चाहते हैं? सेल्स पर्सन के चेहरे पर अजीब भाव आए। उसकी आंखें अभय को देखकर हैरानी से भरी थी। वो स्टोन वहां पूरे 1 साल से था। कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। एक भी शख्स ने इसके बारे में नहीं पूछा था। अभय पहला था। अभय, 188 ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या तुम सच में इसे चाहते हो? रूपा सिन्हा के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। जब उसने दोनों लड़कियों के चेहरे पर अजीब भाव देखे तो उसने भी स्टोन को गौर से देखना शुरू किया। पास से देखने पर सच में यह बहुत बदसूरत लग रहा था। बाहर से यह बहुत खराब था, पूरी तरह काला, जैसे कोई गंदा डंडा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1 साल से वहां था और कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। यह एक डंडे की तरह लगता था। जब लोग रफ स्टोन्स खरीदते हैं तो वो औरतों की तरह चुनते हैं। वो शेप, लुक, रंग और टेक्सचर देखते हैं, और ये काला गंदा डंडा जैसा स्टोन सच में बदसूरत था। इसका शेप बहुत अजीब था। लोग स्वाभाविक रूप से इसे खरीदना नहीं चाहते थे। ईमानदारी से कहें, अगर अभय गैम्बलिंग स्टोन मास्टर न होता तो वो भी ऐसा बदसूरत डंडा जैसा स्टोन नहीं चुनता। लेकिन अच्छा था कि वो था। उसे स्टोन्स के अंदर जेड देखने का फायदा था। जैसा कहा जाता है, किताब को उसके कवर से जज मत करो। यहां स्टोन को उसके लुक से जज मत करो। लहर से रेत खोदो और सोना मिले, बदसूरत स्टोन चुनो और एमर्ल्ड मिले। अभय को बहुत भरोसा था कि ये बदसूरत स्टोन सबको बड़ा सरप्राइज देगा।